अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ हैरानकुन ख़बरें बताएंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर बाज़ दफ़ा किस किस किस्म की हालात होते हैं, किस किस्म की ख़बरें होती हैं, किस किस्म की कहानियाँ होती हैं जो असली कहानी होती हैं, फ़िल्मी कहानियाँ नहीं होती। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट की जो चाइल्ड स्टार था, जिसने फ़िल्म में काम करने का मुआवजा जो है वो रेफ्रिजरेटर के तौर पे लिया था और वो फिल्म बड़ी हिट हुई थी। रिकॉर्ड साज फिल्म है। उसके वाले से बात करेंगे एक बहुत ही माने हुए बड़े अदाकार जो सुपरस्टार आज तक हैं और उन्होंने उनकी आवाज़ जो है उनकी पहचान है, लेकिन आवाज़ को जब तब्दील किया था तो लोगों ने उसका रिएक्शन कैसे दिया था उस पर भी बात करेंगे। राज कपूर एक माना हुआ नाम है जिन्होंने इंडियन इंडस्ट्री पे राज किया, भारतीय इंडस्ट्री पे, और अच्छे फिल्म मेकर भी थे उसके साथ साथ। लेकिन एक मिस इंडिया थी, उसने हीरोइन ने 4 दफ़ा उनके साथ काम करने से इनकार किया। वो क्या किस्सा वो भी आपको सुनाएंगे। और एक अदाकारा जिसका जवानी में इंतकाल हुआ, उसने मोहब्बत की शादी नहीं की थी बल्कि गुस्से वाली और रिएक्शन वाली शादी की थी। किसको जलाने के लिए उसने ऐसा किया था उस पर बात करेंगे। एक अदाकार ने अपनी एक्स वाइफ को अपनी वसीयत से निकाल दिया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम एक ऐसे चाइल्ड स्टार से जिससे जब मुआवजा पूछा गया कि आपने मुआवजा क्या लेना है, वो चाइल्ड स्टार बाद में फिल्मों का डायरेक्टर भी बना और उसने एज एन आर्टिस्ट जो है वो कम से कम 65 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे उसने काम किया। उसको जब पूछा गया कि आपने फिल्म का मुआवजा क्या लेना, तो उसने रेफ्रिजरेटर लिया था, क्योंकि उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर लेना उसके घर में होना एक बड़ी डील थी, एक बड़ा एजाज़ समझा जाता था। फ्रिज घर में पड़ा हुआ जी। हम बात कर रहे हैं जनाब सचिन की, जो चाइल्ड स्टार थे फिल्म शोले में, और शोले में अहमद का किरदार अदा किया था। गालबन ये वही जो जब वो बाबा जी आते हैं इतना सन्नाटा क्यों है। तो अहमद के इस किरदार से जब रमेश सिप्पी साहब ने, तमाम अदाकारों के मुआवजे के हवाले से हम पहले ही बात करते रहते हैं कि उस ज़माने में जनाब शोले ने जो शोले के अंदर 1.5 लाख रुपए लिया था धर्मेंद्र साहब ने। और शोले वो फिल्म है जो पाकिस्तान में भी इस तरह की कई मिसालें हैं, जिसमें शायद वडेरा भी शामिल है। वडेरा की खैर कामयाबी उतनी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ के हिसाब से कामयाब फिल्म थी। लेकिन शोले वो फिल्म थी जिसको शुरू में कोई इतनी ख़ास पजीराई नहीं मिली थी। उसका एंड जो है वो तब्दील करने का सोचा जा रहा था और इस तरह ये प्लानिंग हो रही थी कि इतनी देर में फिल्म ने रश लिया। और वो फिल्म जो थी उसने उस ज़माने में और ऐसा रश लिया कि वो कल्ट क्लासिक फिल्म कहलाई और उसको तवील तरीन अरसे तक DDLJ से पहले उसको एक एजाज़ हासिल था, जिसने सिनेमाओं के ऊपर बरसा बरस चल के रिकॉर्ड कायम किए। उस ज़माने में आप अंदाज़ा कर लें, जिस ज़माने में फ़िल्म जो है वो लाखों की बनती थी, और उस ज़माने में जनाब उसने 35 करोड़ रुपया कमाया था और उसका एक एक किरदार मशहूर हुआ था। वैसे शोले के ऊपर अगर मेरे से कोई पूछे उसकी कहानी, उसमें अमिताभ बच्चन की मौत, उसमें बसंती, उसमें वीरू, लेकिन मेरी नज़र में उस फिल्म के चलने में मेरे ख्याल में गब्बर सिंह का बड़ा हाथ था, जिसके डायलॉग ज़ुबान ज़द-ए-आम थे। तो रमेश सिप्पी साहब ने जहाँ बाकी आर्टिस्ट को मुआवजा दिया, जो चाइल्ड स्टार को जब वो मुआवजा देने लगे प्रोड्यूसर साहब, तो उन्होंने कहा जी मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, मैं लेना चाहता हूँ। तो उस ज़माने में फिर उन्होंने रेफ्रिजरेटर लिया था, जिसको बाद में उन्होंने बड़ी दफ़ा कोट भी किया कि जनाब साहब ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और वो ख़ुद बताते भी थे कि मैंने रेफ्रिजरेटर जो है वो मुआवजे के तौर पे लिया था। तो ये एक ऐसा किस्सा था जो मुझे कम से कम पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया था, तो मैंने सोचा आपको भी बताते चलो। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है जनाब, राज कपूर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सितारा और उसको फिल्म मेकर बहुत बड़ा कहा जाता है। अगर आप दिलीप कुमार साहब से मुवाजना करें राज कपूर साहब का, तो हो सकता है एक्टिंग में राज कपूर साहब आपको थोड़े पीछे नज़र आएंगे अगर एज ए होल देखें एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक उसको कर लें, लाइट किरदार करने में, कॉमेडी करने में, शायद थोड़ा सा एज मिलेगा दिलीप कुमार साहब के ऊपर राज कपूर को। लेकिन असल एज जो उनको जाता है वो फिल्म मेकर के तौर पे है। दिलीप कुमार साहब फिल्म मेकर नहीं थे, उस तरह से डायरेक्शन नहीं दी उन्होंने उस तरह। वो अलग बात है कि दूसरों की डायरेक्शन के अंदर वो बीच में अपनी इनपुट ज़रूर देते थे, लेकिन राज कपूर साहब ने फिल्में भी बनाई, सारा कुछ किया। तो राज कपूर साहब माने हुए वहाँ के एक आर्टिस्ट थे और जिनके साथ
जो सीनियर अदाकार थे वो भी एजाज़ समझते थे, और ख़ासतौर पे हीरोइंस जो थी वो एजाज़ समझती थी। 1954 में या 55 में एक मिस इंडिया बनी, उसका नाम था, बाद में वो हीरोइन भी बनी, लैला नीदू उसका नाम था, लीला नीदू, लैला नहीं था, लीला नीदू उसका नाम था। उसको जब फिल्म ऑफ़र की राज कपूर साहब ने, उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। उन्हें फिर दोबारा ऑफ़र की, फिर रिफ्यूज़ किया। और मज़े की बात देखें कि उनके भाई राज कपूर साहब के, शशि कपूर, उनके साथ उन्होंने फिल्में की। उन्होंने 1962 में एक फ़िल्म आई थी अनुराधा, बलराज सानी के साथ, उनका ताल्लुक भी पिंडी से था बलराज सानी साहब का। तो बलराज सानी साहब के साथ उन्होंने अनुराधा की। अनुराधा बाद में राजेश खन्ना की भी एक बनी थी, लेकिन वो फिल्म की। फिर उन्होंने शशि कपूर के और बलराज सानी के अलावा उन्होंने सुनील दत्त के साथ भी काम किया, उन्होंने काफ़ी फिल्में की। फिर बाद में लेकिन उन्होंने इनको रिफ्यूज़ किया। अब उस रिफ्यूज़ल की वजह कुछ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बताते हैं, राज कपूर का रवैया था, क्या था, जो भी रीज़न थी। लेकिन फिर उस लीला नीदू की शादी जो है, जो ओबराय होटल बहुत बड़ी चेन है इंडिया में, वहाँ के जो मालिक थे उनके बेटे के साथ हुई। पता नहीं कौन से ओबराय उनका नाम था, तिलक ओबराय था या क्या नाम था, जो उनका बेटा था। बाद में फिर ये सेपरेशन की सूरत में ख़त्म हुई। बड़ी अमीर थी पहले, लेकिन जिस वक्त इनकी मौत हुई 2009 में, तो वो कसम पुरसी की हालत में हुई। और उनको लोगों ने जो है उनके बारे में बताते हैं, और कि उनकी हालात बड़े ख़राब हो गए थे, फाइनेंशियली वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। तो इस तरीके से उनका हुआ। लेकिन उनकी हिम्मत चेक करेंगे, 4 दफ़ा वहाँ के सबसे बड़े हीरो और बड़े फिल्म मेकर ने जब फिल्म ऑफ़र की, उन्होंने किस तरीके से रिफ्यूज़ किया। और ये उनके साथ रिफ्यूज़ किया, लेकिन उनके भाई के साथ ज़रूर फिल्म की। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जिसका रीमेक बना अग्निपथ। अभी दोबारा अग्निपथ बनी। ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन वाला किरदार किया था, और दीनानाथ चौहान वो जो थे उसमें डैनी थे। डैनी वाला रोल इसमें संजय दत्त ने किया था। नई वाली अगर आप देखें तो उसमें संजय दत्त जो है वो आपको ऋतिक रोशन से आगे नज़र आते हैं। लेकिन अग्निपथ भी एक ऐसी फिल्म है जिसको शुरू में उस तरह से पजीराई नहीं मिली, जिस तरह अभी मैंने शोले की भी बात की थी, और पाकिस्तान के अंदर भी मैं जिस तरह बताई काफ़ी फिल्में। तो बाद में वो फिल्म भी कल्ट क्लासिक कहलाई अग्निपथ, और उसका आज तक नाम है। उस हवाले से बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वैसे ज़ाती तौर पे भी अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म शराबी के साथ अग्निपथ ज़्यादा पसंद है। अग्निपथ के हवाले से तो मुझे पक्का पता है। लेकिन इनकी जो बीवी हैं, एहलिया हैं, जिया बच्चन, उनको अपने शोहर की जो फिल्म पसंद है वो मैं आज़ाद हूँ वो पसंद है। लेकिन अमिताभ बच्चन की, आपको पता है कि उनकी आवाज़ उनकी पहचान है अमिताभ बच्चन साहब की। खा वो कभी कभी के अंदर गाने, खा वो डायलॉग हो लावारिस के, खा शराबी मुकद्दर का सिकंदर या किसी के भी हों, तो उनके स्टाइल से लोग बोलने की कोशिश करते हैं, और बोलते थे उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था। तो उनकी आवाज़ जो थी वो उनकी पर्सनालिटी के हवाले से उसका सबसे अहम हिस्सा था, उनकी आवाज़। तो अग्निपथ फिल्म जो थी उसकी 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि अग्निपथ में जिस वक्त उनकी आवाज़ थी, मैं मारा, वो जिस तरह एक गुर्राते हैं, तो या जिस तरह एक कहना चाहिए किसी जानवर की तरह की, जिस तरह की आवाज़, उस तरह उन्होंने वो निकालने की थी। मैंने जो पढ़ा था, ये मैं बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ा था उस वक्त। इसमें दूसरा भी एक फैक्टर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे अहमदाबाद, जिस तरह अमिताभ बच्चन का अपना वो है, वहाँ देवता की तरह इनको सराहा जाता है और पूजा जाता है अमिताभ बच्चन साहब को। और भी वहाँ पे कई इंडिया के अंदर ऐसे इलाके हैं। तो वहाँ जिस वक्त आई थी तो सैनमे की सीटें और सैनमे के ऊपर पथराव कर दिया गया था कि उन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ कुत्ते की तरह की क्यों निकाली गई है, इनको अपने असली उसमें लेके आए, क्योंकि वो उनको और तरीके से, जिसने मैंने बताया, वो पूछते थे, चाहते थे उसको। तो एक तो ये मैंने पढ़ा था, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, और लेकिन क्योंकि मैंने ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा था। लेकिन खुद जो अमिताभ बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में बताया, वो ये था कि आवाज़ उन्होंने, आपको याद है कल्याण जी और आनंद जी 2 मौसीकार थे, वहाँ पे उनके तरफ एक बंदा आया करता था, उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत मोटी थी और इस तरह की आवाज़ थी जो अमिताभ साहब के बकौल उन्होंने इस फिल्म के अंदर उसको यूज़ किया। लेकिन रिएक्शन वही था। अब वो मैंने जो बताया वो अपनी जगह पे, लेकिन रिएक्शन क्या था कि लोगों ने
सिनेमे की सीटें बकायदा तोड़ी थी, ये अब अमिताभ बच्चन साहब बता रहे हैं। तो उनको फिर इसको रीडब करना पड़ा था इस आवाज़ को, और मेरे नज़दीक तो कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में किया गया था जो पहली वाली मैंने आपको किस्सा सुनाया, लेकिन यहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब के बकौल वो पूरी जगह पे, पूरे भारत के अंदर उस फिल्म को, अग्निपथ को फिर रीडब करके लगाया गया था। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब का फिर भी मानना था कि मेरे नज़दीक अब फिर भी जो इसका जो पहले वाली आवाज़ थी, यानी वही गुर्राने वाली, और जो मैं मोटी आवाज़ बताया, दीनानाथ चौहान वाला, तो वो कहते हैं कि उसका वो इम्पैक्टफुल थी ज़्यादा, वो ज़्यादा उन्हें पसंद थी। उनका मतलब खुद अमिताभ साहब ने खुद उसकी तारीफ़ की। तो जनाब ये था एक किस्सा। और एक जो जाते जाते मैं आपको एक हीरोइन जिसका बड़ा इम्पैक्ट था, जिसकी खूबसूरती के आगे उनके कुलीग नहीं टिक सकते थे, जिसने बहुत राज किया जिसकी खूबसूरती ने, और जिसको बड़ा सराहा गया, मुमताज़ बेगम दहलवी यानी कि मधुबाला, उनका जो टैका था खूबसूरती का, उससे कोई बच नहीं सकता था, उससे बच के निकला। मैंने आपको कुछ दिन पहले शम्मी कपूर का किस्सा सुनाया था कि वो डायलॉग भूल जाते थे अपना मधुबाला के खूबसूरती और हुस्न के आगे। तो मधुबाला, जो सबको पता है कि दिलीप कुमार साहब का तो ओपन सीक्रेट है कि दिलीप साहब के साथ उनको मोहब्बत थी। दिलीप कुमार साहब के साथ जब वो तराना कर रही थी तो उन्हें मोहब्बत हो गई थी, इन दोनों को मोहब्बत हो गई थी एक दूसरे से। बाद में फिर उन्होंने और फिल्में भी की एक साथ, संग दिल भी की, और लेकिन फिर मामला यहाँ तक आया कि जब उन्होंने अमर भी की, जब उन्होंने मुग़ल आज़म की, तो इनका ब्रेकअप हो चुका था। और मुग़ल आज़म का वो सीन आपने भी सुना होगा कि जिसमें वो पंख रखते हैं और वो सारा, तो वो जिस तरीके से मधुबाला के वालिद को कि आसिफ साहब ने बाहर भेजा था कि इनको बातों में लगाएं, इनके ताश खेलें इनको, ताकि वालिद साहब न देख सकें कि उनकी बीवी और बेटी के साथ उनके जो सीन हो रहा है। और जिसको, क्योंकि उनके वालिद साहब का बकौल दिलीप साहब के भी, उनके वालिद साहब को बहुत किरदार था इस ब्रेकअप में, वो नहीं चाहते थे कि शादी हो। तो वो इसके बावजूद भी वो सीन, तो अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है, सीन में कहीं भी आपको फील नहीं होगा कि इनका ब्रेकअप हो चुका है और एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। डायलॉग की रिहर्सल तक नहीं की जाती थी, इसके बावजूद स्क्रीन के ऊपर जो केमिस्ट्री आई, जो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आया, वो तो सबके सामने है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो आप में से ज़्यादा को पता होगी, लेकिन ये चीज़ कम पता होगी कि उनकी सिस्टर ने फिल्म फेयर को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया, मधुबाला की सिस्टर ने, कि दिलीप साहब से पहले प्रेमनाथ के साथ उनका मोहब्बत हुई थी उनको, और प्रेमनाथ उनसे बड़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो मोहब्बत होगी उन्हें। लेकिन प्रेमनाथ क्योंकि हिंदू मज़हब से थे और ये मुसलमान थी, तो इस वजह से ये जो रिलेशन कहना चाहिए या ताल्लुक़ या मोहब्बत कहनी चाहिए, जो भी, ये 6 माह चल सका सिर्फ। 6 माह में फिर वो ब्रेकअप हो गया। लेकिन जो दिलीप कुमार साहब के साथ था वो बहुत अरसा चला। तो दिलीप कुमार साहब के हवाले से तो वो बताते भी हैं, जैसे मैंने वाले साहब का भी बताया। वाले साहब खैर वो बकौल दिलीप साहब के, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जनाब वो चाहते थे कि मैं सिर्फ इनके बैनर के नीचे अपनी फिल्में करूँ, तो इस तरह तो मेरा करियर ख़त्म हो जाता। लेकिन बहरहाल जो भी मसला था, बाद में फिर नया दौर में अच्छा खासा ये झगड़ा की शूटिंग के दौरान ज़्यादा झगड़ा इन दिलीप साहब में और उनके वालिद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये झगड़ा। लेकिन दिलीप साहब के साथ जो मोहब्बत थी वो फिर जब पाए तकमील तक नहीं पहुंची, उसका गुस्सा भी था, उसका रिएक्शन था, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल था। और साथ ही 1957 की बात है जब मधुबाला साहबा की दिल के अंदर सुराख की तशखीस हुई, तो उसके तकरीबन 7 साल के बाद 1960 में जब ये ब्रेकअप हो चुका था, सारा कुछ ख़त्म हो चुका था दिलीप साहब और उनके दरमियान में, उस रिएक्शन में आके उनकी बहन ने इंटरव्यू देते हुए एक और जगह भी बताया कि वो मोहब्बत नहीं थी जो किशोर साहब के साथ शादी हुई थी। अगरचे किशोर साहब ने मुसलमान बन के अपना वो मज़हब तब्दील किया, अपना नाम तब्दील किया, अब्दुल्ला या जो भी नाम रखा था, बाद में वो दोबारा से फिर वो हो गए। तो लेकिन दिल के अंदर सुराख था, वो एक रिएक्शन भी था। और दूसरा ये था कि डॉक्टर्स ने बताया था कि इनके पास शायद सिर्फ 2 साल बाकी हैं। जब ये तशखीस हुई तो 60 में फिर शादी होगी। उसके बाद फिर गुस्से का था कि दिलीप कुमार साहब को उसने मोहब्बत बहुत की थी, लेकिन दिलीप साहब के बकौल के उनके वालिद साहब बीच में जिम्मेदार थे इस रिलेशन को या इस ताल्लुक़ को शादी में बदलने के हवाले से। जो नहीं हो सका उसकी सारी जिम्मेदारी वो उस पर डालते हैं। लेकिन बहरहाल ये हुआ फिर
किशोर साहब के साथ उनकी शादी गालबन 9 साल चली है जितनी भी, लेकिन किशोर साहब को भी बता दिया गया था। और खैर उनके पर्सनल जो मामला है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर्स ने काफ़ी चीज़ें उन्हें मना की हुई थी कि आपकी बीवी को कोई भी मसला हो सकता है। तो इस हवाले से फिर वो इलाज मुआवजे के लिए लंदन भी गए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रख दी थी। एक किस्सा बीच में रह गया, वो फिर किसी टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।